नमस्कार दोस्तों। हम लोग प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जी के द्वारा लिखी गई बुक बिहार एक परिचय से बिहार के इतिहास को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग तीसरे चैप्टर इस बुक से करने के लिए जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 6 वीडियोज में 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज हम लोग इस बुक से तीसरे चैप्टर को करेंगे, जिसका हेडिंग है ऐतिहासिक काल का आरंभ, अर्थात बिहार की हुए इतिहास जिसका अध्ययन हम लोग वेद, पुराण, रामायण और महाभारत जैसे हमारे साहित्य जो है, ऐतिहासिक साहित्य जो है, उसके आधार पर करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बिहार के ऐतिहासिक काल के इतिहास का। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः कब? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। जो ऋग्वेद काल में, तो हमें मालूम है जो ऋग्वेद काल में आर्य जो है बिहार में नहीं आए थे। आर्य जो है आपको ऋग्वेद के समय पंजाब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहां पर थे। तो आर्य जो है आपको पूर्वी भारत, आर्य जो है पूर्वी भारत यूपी और बिहार में कब प्रवेश किए हैं? तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में हम लोग वैदिक काल को 2 भाग में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है यूपी और बिहार अर्थात भारत के पूर्वी क्षेत्र में आए। आर्य पहले भारत के कहाँ थे? पश्चिमी क्षेत्र में थे। तो जो पश्चिमी क्षेत्र में थे तो उन्होंने ऋग्वेद का रचना किया था। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन अनुमानतः है ऋग्वेद उत्तर वैदिक काल में। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में। तो आंसर क्या है? लगभग 800 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में हुआ था। इसमें लौह प्रौद्योगिकी की देन निर्णायक थी। तो इसका आंसर उत्तर वैदिक काल। ऐतिहासिक युग का प्रारंभ बिहार में कब से हो रहा? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, कृषि का विस्तार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का उपयोग। लोहे के उपयोग के कारण क्या हुआ? कृषि का विस्तार हुआ। कृषि के विस्तार होने के कारण साम्राज्य विस्तार में भी मदद मिली। उसके बाद व्यापार का भी विस्तार हुआ। लेकिन इस सब में जो मूल कारण था वो था लोहे का उपयोग। लोहे के उपयोग से जो जमीन पहले खेती के योग्य नहीं बनाया जा सकता था, उसको भी अब खेती के योग्य बनाना आसान हो गया था। इसलिए बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? तो लोहे का उपयोग। इसको पढ़ लेते हैं। देखिए उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार पूर्वी भारत में हुआ। इसमें लौह प्रौद्योगिकी की देन निर्णायक थी। लोहे की कुल्हाड़ियों से जंगल की कटाई आसान हो गई। गंगे घाटी के घने जंगलों वाले क्षेत्रों में आर्यों का बसना सुगम हो गया। तो लोहे के हथियार से जंगल काटना, खेती करना आसान हो गया था। तो लोहे का उपयोग भारत में 1000 से 800 ईसा पूर्व के मध्य आरंभ हुआ। लगभग इसी समय आर्यों का बिहार में विस्तार भी आरंभ हुआ। तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया जो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? तो लोहे का उपयोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का उपयोग। नेक्स्ट, श्रुति एवं किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन से थे? तो देखिए ऑप्शन, महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन है? मगध, विदेह, अंग और लिच्छवी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई, या उपयुक्त ये और भी दोनों। तो देखिए मगध और विदेह जो है आपको, और अंग, ये तो हमें आपको वैदिक साहित्य में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। लिच्छवी का इंफॉर्मेशन हमको वैदिक साहित्य में नहीं मिलता। हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में भी, जो मगध और अंग के बारे में हमको सबसे पहले अथर्ववेद में इंफॉर्मेशन। मगध और अंग के बारे में हमें
इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। अथर्ववेद से। विदेह के बारे में हमें मिलता है इंफॉर्मेशन कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण में लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण किसका भाग है? यजुर्वेद का भाग है। यजुर्वेद का भाग है शतपथ ब्राह्मण। तो और मगध और अंग का इंफॉर्मेशन आपको महाभारत में भी मिलता है। अंग नरेश कर्ण के बारे में हम लोग जानते हैं, जो दुर्योधन का मित्र था, जिसको दुर्योधन ने अंग का राजा बनाया था। किसको? कर्ण के बारे में। मगध के बारे में भी हम लोग जानते हैं, जो मगध का राजा जरासंध था, जिसको भीम ने मारा था। तो मगध का भी चर्चा महाभारत में देखते हैं। विदेह का भी चर्चा, विदेह के जो राजा जनक है, मिथिला में पांडु, जो पांडव के पिता थे, पांडु, और भीम, जो एक पांडव में एक भाई है, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर। तो भीम और पांडु जो है आपको विदेह गए थे। तो ये चर्चा, विदेह का चर्चा आपको महाभारत में भी मिलता है, वेद में भी मिलता है। मगध और अंग का चर्चा हमको वेद में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। लिच्छवी की चर्चा हमें कहा जो है डायरेक्टली महाभारत में नहीं मिलता है। लिच्छवी की चर्चा हमें वेद में भी नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम लोग इसका क्या आंसर होना चाहिए तो देखेंगे। मगध और विदेह के बारे में और अंग के बारे में हमें वेद और महाभारत में क्लियरली मिलता है। लिच्छवी में थोड़ा सा डाउट है, तो हम लोग थोड़ा सा लिच्छवी पर रिसर्च करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पहले हम लोग मगध के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, महाभारत रिकॉर्ड्स द ट्रेडिशन दैट द पीपल ऑफ अंगा यूज्ड टू अबंडन एफ्लिक्टेड पीपल एंड आल्सो टू सेल देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो पहले अंग देश के बारे में देखिए, महाभारत में लिखा गया है, जो अंग देश के जो लोग थे, ये अपने पत्नी और बच्चों को कुछ सर्टेन स्थिति में बेच देते थे। जब इनको दिक्कत आता था तो ये लोग क्या करते थे, अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को भी बेच देते थे। अर्थात अंग देश का जो है तिरस्कार किया गया महाभारत। और अंग देश के बारे में हम लोग को बताया गया, इनफैक्ट महाभारत में इट क्लियर दैट कर्णा डिड नॉट गेट द किंगडम ऑफ अंगा बाय इनहेरिटेंस बट एज रिजल्ट ऑफ फ्रेंडशिप विद दुर्योधन। तो महाभारत में हमको अंग देश के बारे में मिलता है इंफॉर्मेशन। कर्ण जो वहां का राजा बनाया जाता है दुर्योधन के द्वारा, ये भी पता चलता है। तो अंग देश का इंफॉर्मेशन महाभारत में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें लिखा ही वाज द इलेजिटिमेट सन ऑफ कुंती एंड ब्रॉट आउट बाय अधिरथ व्हिच इज वेल नोन इन द महाभारत। तो हमें मालूम है, जो कर्ण की जो माँ थी, ओरिजिनल माँ तो कुंती थी, लेकिन इसे जो लालन पालन किया गया था अधिरथ, जो सूत पुत्र था, जो सूत था, जो आपको रथ चलाता था, अधिरथ। तो अंग देश के बारे में इंफॉर्मेशन तो महाभारत में मिल रहा है। उसके बाद मगध के बारे में भी हमको मिलता है इंफॉर्मेशन। मगध के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, जो युधिष्ठिर थॉट दैट मगधा किंग मस्ट बी डिफीटेड। देखिए इसमें क्या कहानी आया है मगध के बारे में। द बेस्ट नोन किंग ऑफ डायनेस्टी बिसाइड्स द फाउंडर वाज जरासंध। जो मगध का जो संस्थापक कौन था, उसका था बृहद्रथ। मगध साम्राज्य का संस्थापक के रूप में बृहद्रथ को जानते हैं, और उसका बेटा जो उसके वंशज जो है जरासंध, जरासंध को भी हम लोग जानते हैं। जरासंध की क्या कहानी है मगर महाभारत में, ही रोज टू द हाईएस्ट पावर एक्सटेंडेड हिज सुपरमेसी ओवर चेदी, अंगा, पांडु, बंगा एंड कलिंग। तो मगध का साम्राज्य जरासंध के टाइम पीरियड में बंगाल, उड़ीसा, अंग, ये सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, और मथुरा तक भी ये जरासंध जो है अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। युधिष्ठिर thought that the Magधा king must be defeated before his performance of राजसूय यज्ञ। जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहा था, तो उसको लगा जो मगध का राजा युधिष्ठिर जरासंध है, उसको पहले हम पराजित कर देते हैं, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, राजसूय यज्ञ करेंगे। इसलिए वो क्या करता है, कृष्ण, भीम और अर्जुन को राजगृह में भेजता है। मगध का जो कैपिटल है, मगध का कैपिटल कहाँ पर है, राजगृह है, जहां पर युधिष्ठिर, कृष्ण, भीम और अर्जुन को भेजता है। और वहां पर जरासंध और भीम के बीच में युद्ध होता है,
और जिसमें क्या होता है, जरासंध को मार दिया जाता है, जरासंध को मार दिया जाता है। एंड सहदेव और उसका जरासंध का जो बेटा था उसको मगध का राजा बनाया जाता है, उसका नाम क्या है, सहदेव, सहदेव। और ये सहदेव भी जो है महाभारत युद्ध में मारा जाता है। तो जरासंध की कहानी मिलती है, मगध की कहानी मिलती है हमको, आपको महाभारत। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो महाभारत में मगध की भी कहानी है, अंग की भी कहानी है। उसके बाद महाभारत में हम देखते हैं जो मिथिला की कहानी किस तरीके से मिथिला, इट इज स्टेटेड दैट इन महाभारत दैट पांडु वेंट टू द मिथिला एंड कॉन्कर्ड द विदेह कंट्री। महाभारत में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलता है जो पांडु जो थे वे मिथिला गए थे और विदेह कंट्री को उन्होंने जीता था। भीमा डिफीटेड द गंडक पीपुल एंड विदेह किंग जनक। जो विदेह का जो जनक राजा है उसको क्या है, भीमसेन ने हराया था। ये जनक सीता के पिता वाले जनक नहीं है। विदेह में मिथिलांचल में जो राजा हुए हैं वो जनक टाइटल रखे हुए हैं। सीता के जो पिता है उस जनक का नाम क्या है, शीरध्वज जनक। तो जनक कोई एक आदमी का नाम नहीं है, जनक एक टाइटल है, याद रखिएगा। तो भीम भी जो है उन्होंने मिथिला के जो राजा है, विदेह के जो राजा है जनक को हराए थे। ये भी कहानी हमको मिलता है महाभारत। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो महाभारत का इंफॉर्मेशन हमको कहाँ पे मिलता है, महाभारत में इंफॉर्मेशन मिलता है अंग का, मगध का और विदेह का, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी देखें इन महाभारत विदेह इज मेंशन्ड इन कनेक्शन विद राजसी युद्ध व्हेन भीम कॉन्कर्ड इट। अभी हमने देखा था जो विदेह के बारे में महाभारत में इंफॉर्मेशन मिलता है। जनक जो है फेमस राजा है रामायण, शीरध्वज जनक, जिसकी एक बेटी और एक बेटा होता है। बेटी सीता का शादी किससे होता है, राम से होता है। इसके अलावा भी महाभारत में मिथिला का बहुत जगह पर इंफॉर्मेशन है, जैसे पांडु गया था, भीम गया था, जन्मेजय जो है विदेह की राजकुमारी से शादी करता, तो इसका इंफॉर्मेशन तो हमको मिलता है। अब हम लोग जो देखते हैं जो हमारा कंफ्यूजन वाला पॉइंट था, लिच्छवी का इंफॉर्मेशन हमको महाभारत में मिलता है कि नहीं। तो लिच्छवी जो है उसका इंफॉर्मेशन महाभारत में इनडायरेक्टली मिलता है। जो वैशाली राज्य है वहां के जो राजा है वो है, उस राजाओं का नाम हमको महाभारत में मिलता है। तो उस आधार पर हम इनडायरेक्टली वैशाली के बारे में, लिच्छवी के बारे में पता करते हैं। डायरेक्टली लिच्छवी शब्द जो है या वैशाली शब्द जो है आपको महाभारत में नहीं देखने को मिलता है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द डायनेस्टी व्हिच रूल्ड इन वैशाली रीजन इज कन्वीनियंटली कॉल्ड वैशाला और वैशालिका डायनेस्टी। जो वैशाली में जो वंश शासन किया उसको हम लोग वैशाला या वैशालिका वंश कहते हैं। The dynasty was descended from Manu son Nibhatishtha and is given by 7 पुराण। जो पुराण है 18 पुराण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, 12 उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो 18 पुराण में वैशाली की जो राजवंश है उसके राजाओं का नाम हमें पता चलता है। और पार्सली फ्रॉम रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत से भी पार्सली हमको इंफॉर्मेशन मिलता है। क्लियरली रामायण में तो नाम है वैशाली का, लिच्छवी का महाभारत में नहीं है। देखिए लिच्छवी शब्द जो हमको मिलता है वो सबसे पहले कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। देखिए क्या लिखा है, द अर्लीस्ट मेंशन इन संस्कृत लिटरेचर ऑफ दिस पीपल इज इन द कौटिल्य अर्थशास्त्र व्हेयर दे आर कॉल्ड लिच्छवीज। तो लिच्छवी शब्द जो है हमको कहाँ पर मिलता है, सबसे पहली बार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। Mahabharata furnishes indirect evidence of the fact that Vaishali existed in some form or other in the age of Bharatavar। तो महाभारत से हमको इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है, डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता है वैशाली और लिच्छवी के बारे में। बट सच वैशाला इज नॉट मेंशन्ड इन द महाभारत। जो वैशाली है इसके बारे में हमको महाभारत में कहीं भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट नाम नहीं, जिक्र नहीं मिलता। इनडायरेक्ट मतलब वहां के राजाओं का नाम महाभारत में वर्णन है। तो उस राजा के नाम के आधार पर हम लोग पता करते हैं और समझते हैं जो वैशाली भी एग्जिस्ट करता था। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इट इज फ्रॉम द बुद्धिस्ट लिटरेचर दैट द फर्स्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिच्छवी। बुद्धिस्ट लिटरेचर से हम लोग लिच्छवी का इम्पोर्टेंस जानते हैं। एंड पावरफुल क्षत्रिय रेस इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। It is remarkable that while the Mallas, their immediate neighbors, are mentioned in the Greek
epic Mahabharata, lichvis are not found among the races or people that are met by the Pandav brothers either in their peregrination or pilgrimage or their mission of conquest at the time of Rajसी और अश्वमेध। इसमें ये लिखा जा रहा है जो लिच्छवी का इंफॉर्मेशन हमको महाभारत से नहीं मिलता है। यद्यपि मल्ल जो है, मल्ल महाजनपद का इंफॉर्मेशन महाभारत में है, लिच्छवी का इंफॉर्मेशन नहीं है। जब पांडु या भीम विदेह भी गया राजसूय यज्ञ के समय, तो उसके जो जाने के क्रम में जो कहानी मिलती है उसमें कहीं भी हमको लिच्छवी का जिक्र नहीं मिलता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हम लोग ने देख लिया। जो मगध और विदेह तो एकदम ऑप्शन ए तो एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। अंग भी हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, लिच्छवी का इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको सी भी आंसर सही है। ए और बी दोनों का इंफॉर्मेशन हमको मगध से मिलता है। मगध और विदेह का महाभारत में मिलता है, मगध और विदेह का डायरेक्ट एविडेंस मिलता है, अंग का भी डायरेक्ट एविडेंस मिलता है और लिच्छवी का इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है। आंसर इसका थर्ड का क्या हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्यों में विदेह राज्य में आर्यों के आगमन का निवास का साक्ष्य मिलता है? तो वेद के किस ग्रंथ में बिहार में विदेह राज्य में आर्यों के आगमन का और निवास का साक्ष्य मिलता है? तो ये हो जाएगा आपको शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का भाग है, यजुर्वेद का भाग है उसमें मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, याद रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का भाग है? तो ऋग्वेद का। ऋग्वेद का जब रचना हुआ उस समय आर्य जो थे बिहार और पूर्वी भारत में प्रवेश नहीं किए थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में हमको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण जो है किस वेद से रिलेटेड है? ये भी यजुर्वेद से रिलेटेड है। यजुर्वेद से रिलेटेड तैत्रीय ब्राह्मण है, उसमें भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन विदेह के बारे में नहीं मिलता है। गोपद ब्राह्मण आपको अथर्ववेद से रिलेटेड ब्राह्मण है, इसमें भी इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिलता है। हमें किस में मिलता है? विदेह में आर्यों का आगमन का इंफॉर्मेशन शतपथ ब्राह्मण। तो हम लोग शतपथ ब्राह्मण में क्या कहानी है विदेह के बारे में, तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, विदेह का प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगर कोई ये पूछे विदेह के चर्चा किस वेद में सर्वप्रथम मिलता है, तो विदेह का चर्चा सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। मगध और अंग का चर्चा सबसे पहले हमें किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। लिच्छवी का चर्चा हमें कहाँ मिलता है? तो किसी भी वेद में लिच्छवी की चर्चा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर लेते हैं, आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं होता। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हम दक्षिण के राज्यों का नामोल्लेख नहीं पाते। आर्यों के पूर्व दिशा की और प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका भी उल्लेखनीय है। जो शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की आख्यायिका मतलब कहानी है, उसके अनुसार विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, पेशवावर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते हुए अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गया, नदियों को जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ गया। विदेह माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगण ने उसका अनुगमन किया। इसमें ये कहानी बताया जा रहा है, जो एक बार अग्नि देवता किया वो सरस्वती नदी से आगे चले थे, पूर्वी भारत की ओर जा रहे थे। तो अग्नि देवता के साथ साथ जो विदेह माधव और उसके गुरु गौतम राहुगण भी अग्नि देवता के पीछे पीछे चल रहे थे। ये जो है अग्नि देवता आपको सदानीरा नदी तक आके रुक गए, और उसके बाद जब सदानीरा नदी मतलब गंडक नदी, गंडक नदी के पास आके ये अग्नि देवता जो है रुक जाते हैं, और अग्नि देवता विदेह माधव और गौतम राहुगण को बताते हैं जो आप लोग इस सदानीरा नदी के पूर्वी इलाके में जाके निवास कीजिए, रहिए। ये इन्फॉर्मेशन है। किंतु हिमालय से बहने वाली सदानीरा नदी को वह नहीं जला सका। जो अग्नि देवता थे वो सदानीरा नदी अर्थात गंडक नदी को नहीं जला सके। विदेह माधव द्वारा अपने निवास स्थान के विषय में पूछे जाने पर अग्नि ने उसे सदानीरा के पूरब की ओर रहने का आदेश दिया। यह नदी ही कौशल और विदेह राज्य की आज भी मर्यादा है, अर्थात बिहार और यूपी का जो बाउंड्री है आज भी गंडक नदी ही है। और ये गंडक नदी के बारे में जो गंडक बाउंड्री है
विदेह और कौशल का, ये हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है कहानी, और जो बाउंड्री आज भी यूपी बिहार का है। यह कथानक ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, यह जो कहानी है, जो विदेह माधव अग्नि देवता को का अनुगमन करते हुए कहाँ आए थे, उत्तर बिहार में आए थे। इससे स्पष्ट होता है कि सरस्वती नदी अर्थात पश्चिम से ही वैदिक सभ्यता पूर्व की ओर आई है। सरस्वती नदी पश्चिमी भारत में है, तो हमें इस कहानी से ये भी पता चलता है जो पश्चिम भारत से ही पूर्वी भारत की ओर वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ। तो शतपथ ब्राह्मण से क्या कहानी मिली, इसको हम लोग देख लिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण हमने बताया ऋग्वेद का शाखा है। तैत्तिरीय जो है यजुर्वेद का है। यजुर्वेद का दो भाग है। यजुर्वेद का दो भाग है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद मतलब काला, मतलब क्या हुआ, और शुक्ल मतलब व्हाइट। काला मतलब अच्छी तरीके से लिखा हुआ, अच्छी तरीके से व्यवस्थित नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद अच्छी तरीके से व्यवस्थित नहीं है, अच्छी तरीके से अरेंज्ड नहीं है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है अच्छी तरीके से डिस्क्राइब्ड है, इसको क्या कहते हैं, शुक्ल यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण जो है आपको शुक्ल यजुर्वेद का, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। इसी कहानी को हम लोग थोड़ा सा जो अभी हमने पढ़ा है, किस तरीके से अग्नि देवता के पीछा करते करते विदेह जो माधव है वो किस तरीके से बिहार में आता है, इसी कहानी को हम लोग थोड़ा सा एक और पढ़ लेते। देखिए, राजा जनक के राज विदेह का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद की संहिता में होता है। अभी हमने पढ़ा था, जो यजुर्वेद में सबसे पहले राजा जनक और उसके विदेह के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। विदेह राज उत्तरी बिहार के आधुनिक तिरहुत को मानना चाहिए। विदेह राज किसको मानते हैं, तिरहुत को मानते हैं। तो विदेह का ही नाम तिरभुक्ति भी है, तिरहुत भी है, मिथिला भी। इसको एक बार फिर से इसी कहानी को हम लोग पढ़ लेते। देखें, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सरस्वती नदी के तट से आए विदेह माधव नामक राजा ने विदेह राज्य की नींव डाली। सरस्वती नदी के तट से आए विदेह माधव नामक राजा ने विदेह राज की नींव डाली। कथा है, कहानी क्या है, एक बार अग्नि देवता सरस्वती के तट से पूर्व की ओर बढ़े, तो माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुगण ने अग्नि का पीछा किया और हिमालय से प्रभावित होने वाली सदानीरा नदी तक पहुंचे। अग्नि ने नदी को नहीं जलाया, अग्नि ने क्या किया, उस नदी गंडक नदी को नहीं जलाया। इसलिए प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग नदी पार नहीं करते थे। उक्त कथा के समय सदानरा नदी के पूर्व का भाग जंगली और कृषि विहीन था। उत्तरी बिहार जो है, जहां पर ये विदेह माधव आया, वहां का जो जमीन था वो जंगली था और कृषि विहीन था। माधव के पहुंचने के बाद अन्य ब्राह्मण भी वहां पहुंचे और खेती करना आरंभ किया। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि उत्तरी बिहार में किस तरीके से वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है। ब्राह्मणों ने हवन के लिए अग्नि पैदा किया, उनसे पूछा हम लोग कहाँ रहे। अग्नि देवता ने उत्तर दिया, नदी के पूर्व आपका देश है, अर्थात उत्तरी बिहार। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि सदानीरा नदी विदेह और कौशल राज की सीमा बनती है। तो इस शतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया था जो सदानीरा नदी अर्थात गंडक नदी विदेह और कौशल राज की सीमा बनती है, जिसको हमने देखा कि आज भी यूपी बिहार की सीमा क्या है, सदानीरा गंडक नदी है। तो विदेह की कहानी जो है हम लोग देख लिए। बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था। अनार्य जाति, यहाँ ऑप्शन क्या है, तिरहुत, विदेह, माधव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, तिरहुत और विदेह तो एक ही जगह, उत्तर बिहार को ही तिरहुत भी कहते हैं, विदेह भी कहते हैं, तिरभुक्ति भी कहते हैं, मिथिला भी कहते हैं। तो तिरहुत और विदेह एक ही जगह का नाम। मगध इसका आंसर होगा। पूरा जो बिहार है जिसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार। गंगा के उत्तर जो है उत्तरी बिहार, जिसको हम लोग तिरहुत कहते हैं, विदेह कहते हैं, तिरभुक्ति कहते हैं, मिथिला कहते हैं, और दक्षिणी बिहार को हम लोग जनरली मगध और अंग दो महाजनपद में विभाजित करते हैं। तो ये जो दक्षिणी बिहार है, इस यहाँ पर अनार्य लोग रह रहे हैं। यहाँ के लोगों का जो है निंदा किया जाता है, वेद में यहाँ के लोगों का निंदा किया जाता है। और ये निंदा जो किया गया है, किस वेद में सबसे पहली बार निंदा किया गया है, जिससे हमको पता चलता है यहाँ अनार्य लोग थे, यहाँ आर्य लोगों का निवास नहीं था। तो यह है अथर्ववेद। अथर्ववेद में लिखा गया है जो यहाँ के लोगों को बुखार हो जाए, कहाँ के लोगों को बुखार हो जाए,
अंग के लोगों को, मगध के लोगों को बुखार हो जाए। तो यहाँ लिखा गया ए हाइम ऑफ अथर्ववेदा एक्सप्रेसेस द विश ऑफ पोएट दैट द फीवर में विजिट द गंधारीज, मुजाबंद, अंग एंड मगध। तो अथर्ववेद के जो मंत्र है उससे हमको पता चलता है जो मगध और अंग में अनार्य लोग रहते थे, आर्य लोग नहीं रह रहे थे। इसलिए जो आर्य जिनके द्वारा वेद लिखा गया है उनके द्वारा जो मगध है और अंग है वहां के लोगों का निंदा किया गया है, वहां के लोगों को बुरा लोग बोला गया है। तो मगध में आर्य लोग नहीं रहते थे। तो बिहार का कौन सा प्राचीन राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यवर्त के बाहर था और अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल था। तो आंसर क्या हो जाएगा? मगध। ये कैसे पता चलता है? तो अथर्ववेद के मंत्र के आधार पर हमको पता चलता है। तो इसका आंसर 5 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र था। तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र कौन था उपनिषद काल में? तो अंग तो था नहीं, मगध था नहीं, क्योंकि यहाँ का तो बुराई किया गया है, यहाँ का निंदा किया गया। विदेह का बहुत ज्यादा वर्णन है। हमने देखा जो शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, जो आर्य लोग विदेह आए थे और यहाँ पर जो है यहाँ यहाँ पर उत्तरी बिहार का जो जंगल था उसको काट के यहाँ पर खेती योग्य जमीन बनाया और यहाँ पर यज्ञ किया। ये सब कहानी कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। लिच्छवी का तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें वेद में मिलता ही नहीं है। लिच्छवी शब्द सबसे पहली बार हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेह। विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य और दर्शन शास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र था। विदेह जो है इसको मिथिलांचल भी कहते हैं, तिरहुत भी कहते हैं। यहाँ के देखिए लगभग 53 राजाओं का नाम अलग अलग पुराणों से पता चलता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है शीरध्वज जनक, जिसकी पुत्री सीता के बारे में भारत के हर लोग जानते हैं। और राम और सीता की कहानी तो हमें लगता है दुनिया के कई देशों में लोग जानते हैं। तो ये शीरध्वज जो है जो आपको जनक थे, विद्वान थे, फिलोसफर किंग भी इनको कहा जाता है जनक को। तो विदेह के राजा जनक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। यह राज्य व्याकरण, साहित्य और दर्शन शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। तो बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद में वार्त शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो वार्त शब्द जो है आपको मगध के लोगों के लिए किया गया है। हम लोग ने देखा था जो मगध के लोगों का निंदा किया गया है, मगध के लोगों के लिए बोला गया जब वहां के लोगों को बुखार लग जाए। तो इसी में अथर्ववेद में एक मंत्र मिलता है जहां पर मगध के लोगों के लिए वार्त शब्द का यूज किया गया है। तो देखिए यहाँ पढ़ते हैं मगध तथा अंग का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता। हमने देखा था मगध और अंग का इंफॉर्मेशन हमको ऋग्वेद में नहीं मिलता। सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही उसका उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही हमको मगध और अंग का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में मगध के लोगों को वार्त्य कहा गया है। वार्त्य 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 कहा गया है अथर्ववेद में, जो प्राकृत भाषा बोलते थे उनके प्रति तिरस्कार पूर्ण भाव प्रकट किया गया, उनके प्रति तिरस्कार किया गया। यहाँ तक इच्छा व्यक्त की गई है कि पूर्व दिशा में स्थित अंग और मगध के लोग जोर द्वारा ग्रसित किए जाए। उसमें क्या इच्छा व्यक्त की गई है मगध और अंग के लिए? वहां के लोगों को बुखार हो जाए, वहां के लोग अच्छे नहीं है, अनार्य हैं, वहां के लोगों को बुखार हो जाए। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हम दक्षिण के राज्यों का नामोल्लेख नहीं पाते हैं। आर्य के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में हमें शतपथ ब्राह्मण में वर्णन मिलता है, जिसमें हमने देखा कैसे अग्नि देवता का पीछे करते करते विदेह माधव और उसके गुरु गौतम राहुगण उत्तरी बिहार में आके विदेह राजवंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा अथर्ववेद में वार्त शब्द का प्रयोग जो मिलता है हमको किस राज्य के लिए? तो मगध के लिए मिलता है। मगध के लिए वार्त शब्द का प्रयोग मिलता है। कुरु तो बिहार में नहीं है। कुरु एक ट्राइब है जो बज्जी बज्जी संघ के अंतर्गत एक ट्राइब का नाम कुरु भी है, याद रखिएगा। बज्जी संघ में हम लोग 8 ट्राइब को जानते हैं, उसमें एक ट्राइब कुरु भी है। लेकिन वार्त शब्द जो है महाजन अथर्ववेद में किसके लिए यूज हुआ है? मगध के लिए। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
यहाँ पर ये हाइम ऑफ अथर्वेदा एक्सप्रेसेस द विश ऑफ पोएट दैट फीवर, अनदर हाइम ऑफ द सेम वेदा रिकॉर्ड्स दैट ईस्टर्न रीजन द बर्तिया फेथ। ठीक है, अथर्ववेद में हमको बर्ते शब्द मिलता है जो मगध के लोगों के लिए यूज हुआ है, इतना याद रखिएगा। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो उत्तर वैदिक काल का जो आपको महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? विदेह। अभी हमने देखा उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है? आर्य सभ्यता के नजरिए से विदेह है। मगध और अंग जो है उत्तर वैदिक काल में उतना इंपॉर्टेंट आर्य सभ्यता के लिए नहीं है। बज्जी का तो कोई नामो निशान नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का डी हो जाएगा। 9वें का जो है आपको बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो अभी हमने देखा कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा हमें किस साहित्यिक रचना में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। वायु पुराण में नहीं, सामवेद में नहीं, अथर्ववेद में नहीं। तो जो भौगोलिक क्षेत्र की जो बातें हैं शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का भाग है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण आता है और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण आता है। तो ये जो यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद है उसमें शतपथ ब्राह्मण है, जिसमें हमें कहानी मिलती है कि किस तरीके से अग्नि देवता का पीछा करते करते विदेह माधव और उसके गुरु गौतम राहुगण उत्तरी बिहार में आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये जो तीसरा चैप्टर था उसमें टोटल 9 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कशन किया, उसके जो सोर्स है उसको भी हमने आपको रेफरेंस भी दिखाया। इस तरीके से आपको ये टोटल 9 क्वेश्चन और ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू।